तो आप आओ उस पे जल धाराओं के प्रभाव के ऊपर। ठीक है, मैं 4-5 प्रभाव बता देता हूं कि क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, आप बताओगे मुझे और मैं बस खाली लिखवाऊंगा आपको भाषा देख के। तो बताइए जल धाराओं का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव क्या पड़ता है, ये सवाल परीक्षा में बनता है। इसके साथ साथ मैं सवाल भी देख लेता हूं कैसे कैसे सवाल पिछली परीक्षाओं में आए हैं। बताओ कि जल धाराओं का सबसे मुख्य प्रभाव क्या पड़ता है। जल धाराएं, अच्छा एक प्रश्न सुनिए, मैक्सिको से फिलीपींस, ये सेकंड ग्रेड का सवाल है, मैक्सिको से फिलीपींस तक नाव को जाने में कौन सी धारा सहायक होगी। मैक्सिको से फिलीपींस, मैक्सिको दोनों अमेरिकाओं के बीच में, फिलीपींस जापान के पास में। मैंने लिखवाया है जापान फिलीपींस सागर, कुछ लिखा है प्रशांत महासागर के अंदर। अब आप ये सोचिए कि जैसे मानो कि ये मैक्सिको है, ये मान लेते मैक्सिको है, तो यहां पे आया होगा फिलीपींस, कौन सी धारा सहायक होगी। ठीक है, ऑप्शन सुन लो तो आपका शायद उत्तर निकल जाएगा। कैलिफोर्निया की धारा नहीं, क्यों, क्योंकि वो तो कैलिफोर्निया के सहारे ही चलती है, इसको गलत कर दो। ठीक है, दूसरा क्यूरोसियो की धारा, इसको भी गलत कर दो क्योंकि ये यहां से यहां है। सी दक्षिणी भूमध्य रेखीय जलधारा, दक्षिण की जलधारा दक्षिण की नीचे आ जाएगी, और उत्तरी भूमध्य रेखीय जलधारा। ठीक है ना, फिलीपींस उत्तरी प्रशांत महासागर में, मैक्सिको चला जाता है इस साइड में है, बट है वो भी उत्तरी प्रशांत महासागर की दिशा में, तो उसके साथ साथ वो चला आएगा। ऐसे सवाल बनती है, आरपीएससी ने बनाया है ये प्रश्न। देखो ये प्रश्न शायद 2015 वाले पेपर का है, आज से 7 साल पहले ये सवाल बनाया है। हमें तो आ है कि बाड़मेर से अगर कैलिफोर्निया जाना है, ना ना ना, वो तो जची को नो कौन कौन सी धाराएं यूज आएगी, एक जरूरी थोड़ी है 4-5 दे दे राजस्थान लिख ले, बाड़मेर नहीं तो मुंबई लिख ले। फिर आप मुंबई लिखेगा तब आपको सोमालिया की जलधारा, फिर सोमालिया से नीचे जाओगे आपके मेडागास्कर वो मोजाम्बिक की जलधारा, फिर बेंगुला की जलधारा ऊंचो पाछो, पछे विश्वत रेखारी जलधारा, यहाँ करते 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 पछे पनामा नहर सीधो कैलिफोर्निया देखो मैप याद होना जरूरी है, ऐसे सवालों में मैप ही काम करता है, दिमाग में मैपिंग नहीं है ना तो गड़बड़ है। इसलिए मैंने आपको डे फर्स्ट कहा था एक पॉइंट कि आप एक मैप लाके सारी जलधाराएं चिपका के और भर देना। इससे क्या होता है कि अब आपको ये बातें तो याद हो गई है, लेकिन अब आप मैप में इसको थोड़ा सा अगर ठीक कर लोगे ना तो दिक्कत नहीं है। एक सवाल और आया इसका, उत्तरी पूर्वी तथा दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं के कारण निम्नलिखित में से किस समुद्र में धाराएं वर्ष में 2 बार अपनी दिशा बदलती है। उत्तरी, अब आगे कैसे आएगा, आगे सवाल ऐसे आएगा कि उत्तरी हिंद महासागर में जल धाराएं साल में 2 बार दिशा मानसूनी पवनों के कारण बदलती है, इसके पीछे निम्नलिखित में से कौन सा कारण जिम्मेदार है। मानो मानो तो वो तो थे वो बोले हो गए लेकिन एक पॉइंट छोड़ियो भी हो, क्योंकि वो तीनों ओर से स्थल से घिरा हुआ है, इस वजह से स्थलीय कारकों का प्रभाव उसके ऊपर ज्यादा पड़ता है। ये बात तो पहली लाइन लिखी है, हाँ नहीं लिखी है तो हमारे जबरदस्ती होकर दिला दियो। हाँ, तीसरा सवाल, तीसरे साल अगुलास की जलधारा किस महासागर में प्रवाहित होती है। नॉर्मल हिंद महासागर, ये तो की है गए काले छोरा कहता था मारसा वो तो सरल सवाल आओ है, दिख रहा हमें सरल लागे 15 दिन पहला पढ़ी हो तो उठा पड़ो। हाँ, एक सवाल और पूछता हूं, ऋतु परिवर्तन का प्रभाव निम्नलिखित में से किस महासागर की समुद्री जलधाराओं पर पड़ता है। वापस वही सवाल आया है,
ऋतु परिवर्तन का प्रभाव, वही मानसून शब्द चेंज कर दिया, ऋतु परिवर्तन लिख लिया। किस पे पड़ेगा? उत्तरी हिंद महासागर पे। विच इज नॉट ए करेक्ट मैच। ठीक है, कौन सा सम्मिलित नहीं है? कनारी जलधारा ठंडी, कनारी ठंडी, इसके समांतर कौन सी है? कैलिफोर्निया, दोनों ठंडी। दूसरा, ब्राजील की जलधारा गर्म, ब्राजील की जलधारा कैसी है? और आगे बढ़ती है अर्जेंटीना की भी, इसके सामने कौन सी आती है? फोकलैंड की, वो कैसी? ठंडी। तीसरा, क्यूरोशियो की जलधारा गर्म, इसने पीछे लिखा है ठंडी, इसको उत्तर कर दें? करेक्ट, नोट मैच्ड, ये मैच नहीं है। और हम्बोल्ट की जलधारा कोल्ड, सही है, ठंडी जलधारा है। तो इसमें क्यूरोशियो को हमें हटाना है, क्योंकि ओयोशियो ठंडी है। ठीक है, क्यूरो और ओयो का मतलब क्या होता है? क्यूरो का मतलब होता है काला, काली जलधारा, ओयो का मतलब होता है सफेद जलधारा। इतनी बात ये है। हचणी है माणसा का यहाँ थे मन में ठायो, ए मन लाग रहो नाग नहीं रहे हो, वो ऐसे ही है, लिख लेना। जापान की काली धारा बोलते हैं क्यूरोशियो को, लाग रही है, इस विश्वास ही कर लियो। क्यूरोशियो को जापान की काली धारा बोलते हैं। लिख लो, लिख लो, कोष्टक में डाल दो। बस ये सवाल देख लूं, फिर मैं आपको उसके प्रभाव लिखवाता हूं। एक और सवाल आया, कौन सी सुमेलित नहीं है? अब इस बार हिंदी में आया। कनारी ठंडी जलधारा सुमेलित है? हाँ। अगुलास गर्म जलधारा सम्मिलित है? हाँ। कैलिफोर्निया गर्म जलधारा नहीं, कैसी है? ठंडी जलधारा। और हम्बोल्ट शीत जलधारा। बस 2-4 और रहे हैं, फिर मैं वापस घूम घूम के आ रहे हैं सवाल। बेंगुला, कनारी, अगुलास, हम्बोल्ट। बीजो सवाल जोड़े मिली को नहीं। हाँ, एक और प्रश्न। महासागरीय जल धाराओं के निर्माण में सबसे ज्यादा प्रभावकारी कारक कौन सा है? लवणता का अंतर, प्रचलित पवने, अल नीनो, तापमान की भिन्नता। हैंग ही है हमारे साथ। ऑप्शन 5 में हैंग, हैंग है क्या? अल नीनो नहीं। प्रचलित पवने ठीक है, दिशा दे देती है, गति दे देती है, लेकिन जलधाराओं की उत्पत्ति नहीं करवाती। ठीक है। लवणता में अंतर डिफिनेटली करती है, लेकिन लवणता में अंतर भी किसके कारण आता है? वो लिखवायो को लिखायो तो हो चुनो की कर बड़ी उत्तर वास्ते क्या आरपीसी मुंडायो है, गलत दियो है कहीं? आरपीसी भरोसा कहीं कौन? प्रश्न का वाचक करे छोड़ दियो, ऐसा आरपीसी माना। द मोस्ट इफेक्टिव फैक्टर इन फॉर्मेशन ऑफ ओशियन करंट। अपडेटेड की में माना ऐसा, तो आरपीसी मुंडाई उत्तर इसका तापीय भिन्नता होगा है। आरपीसी कई बार गलती करती भी है और स्वीकार भी नहीं करती है। जैसे
एक और ऑप्शन सुनो, महासागरीय जल धाराओं की उत्पत्ति के महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन है, अबस अबस बसद बसद उस टाइप से। सनातनी पवने है, समुद्री जल के तापमान में अंतर, ये भी है, समुद्री जल की लवणता में अंतर, ये भी है, पृथ्वी का परिक्रमण, तो अ ब और स उत्तर हो जाएगा। कई बार पता क्या होता है, ऐसे सवाल होते हैं ना महासागरीय जलधारा के प्रमुख कारण, फिर इसमें आप चैलेंज भी नहीं कर सकते उनको, तो कारण तो तीनों ही है, दोनों ही है, सॉरी दोनों क्या तीनों ही है। अब इन्होंने जैसे तापमान पूरी पृथ्वी पे समान होता तो हवाएं जल धाराओं का निर्माण नहीं कर सकती थी। तापमान की भिन्नता ही लवणता, वायुदाब सबको बदल देती है उस, और फिर ये प्रचलित पवन है उसको सिर्फ दिशा दे देती है। लेकिन वापस वही बात है कि इसको आप आरपीएससी के सामने जस्टिफाई कैसे करोगे? दोनों में से प्रमुख कौन सा है? प्रमुख जो मैं कहूंगा वो प्रमुख है। समझ गए बात को? इस ऐसे प्रश्नों पे थोड़ी सी समस्या रहती है। जब एक से अधिक उत्तर होते हैं तब कहते हैं ना कि थोड़ा बहुत कर्म वहां चल जाता है। अब यहाँ पे देखो गलत कौन सा, अल नीनो तो करेगा नहीं, अल नीनो कहे की हुए तो मजो ही जो उड़ हुए। पीछे 3 ऑप्शन बचे, तीनों ही अपने आप में महत्वपूर्ण कारक है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण करते हैं तो बाकी सारे कारक तापमान की भिन्नता से सीधे प्रभावित होते हैं। और इवन प्रचलित पवनें खुद तापमान की भिन्नता के कारण चल रही है। प्रचलित पवनें खुद तापमान की भिन्नता के कारण है, क्योंकि वायुदाब में भिन्नता ही नहीं होती, तापमान नहीं बदलता, तो पूरी पृथ्वी पे वायुदाब की पेटियां ही नहीं होती। और वायुदाब की पेटियों के बिना पवनें खुद कहां से चलती? डाडे ने छोड़ दियो, बाप ने उत्तर मान लियो, मैंने बात की। चलो अब आप प्रभाव लिखिए। हैं ऐसे प्रश्न अगर डिलीट होते हैं तब ये क्या करते हैं, 300 में से 149 का भाग देते हैं। अच्छा हाँ, अगर रिपीट होता है तो कई बार क्या होता है, आरपीएससी अपनी गलती सुधार देती है, परीक्षक चेंज हो जाते हैं। आपने देखा होगा कई बार आरपीएससी के एक पेपर में अलग उत्तर माना हुआ है, दूसरे में अलग माना हुआ है। अभी हिस्ट्री में क्या हुआ था, एक प्रश्न था डायोडोरस का, बिंदुसार के दरबार का। आरपीएससी ने एक बार अशोक माना, दूसरी बार बिंदुसार माना। तो टाबरों ने क्या किया, उसकी की लगाई कि भाई सॉरी आपत्ति लगाई कि आपने खुद ने ये माना, तो कि हमारे परीक्षक तो चेंज होते रहते हैं, उसने ये माना था, जरूरी नहीं कि हम हर बार इसी गलती को रिपीट करें। तो आरपीएससी का मामला कुछ यूं है, एक बार आरएएस का केस चला हाई कोर्ट में, विकिपीडिया को इन्होंने ऑथेंटिक सोर्स के रूप में मान लिया, आरपीएससी खुद ने। अगर थे ले जाता तो फाड़ देता, बेटा इसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आप ले आया वो चल गयो। तो परीक्षक क्या बदलते रहते हैं, 5-5 साल में रूटीन रोटेट होते हैं। अब मैंने क्या उत्तर माना था, 5 साल बाद प्रोफेसर आता है, वो क्या मानेगा? तो आप लोग अगर ये वापस प्रश्न आ जाए तो आप ये बेनता करना, जरूरी नहीं कि हर बार वही गलत उत्तर वापस बार बार माना जाए। ठीक है, ऐसे कुछ प्रश्नों में रहता है जब सर्वमान्य कारक नहीं हो ना, देखिए भाई ऑब्सर्व की घटना किस दिन होती है, या ये तो क्या फिक्स आंसर है इनके, लेकिन जब चारों में से सर्वोत्तम चुनना पड़ता है ना, तब समस्या आती है। और आप देखना हर विद्वान अलग बात करेगा इस पर, क्योंकि आप किसी एक को सर्वोत्तम कहते हो तो फिर तापीय भिन्नता को कहो, क्योंकि बाकी सारे उससे सीधे प्रभावित हैं। तो ऐसे प्रश्नों पे हम क्या किसी से ना जिद कर सकते, ना हम ये कह सकते हैं कि ये गलत है, ना वो पूर्ण रूप से सही है। तो ऐसी स्थिति आती है तो ज्यादा लोड नहीं लेना हमारे को। ऐसे प्रश्न पूरे पेपर में एक आधा ही होता है जिसमें सर्वोत्तम चुनना पड़ता है, तो उसमें एक आधा सही बैठ जाता है, एक आधा गलत बैठ जाता है, कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। यह है कि बढ़िया फैक्चुअल सवाल आए और वो गलत करके आते हैं ना, तो दिक्कत होती है। अब जैसे अभी मैक्सिको फिलीपींस का प्रश्न आया, अब इस प्रश्न को आप हर विद्वान अलग नहीं मान सकता, क्योंकि इसका उत्तर फिक्स है। इसमें आपको वही बताना है जो वास्तव में है।
सर्वोत्तम में आता है तो फिर क्या है कि मैं कुछ और कहूंगा, एक प्रोफेसर कुछ और कहेगा, दूसरा कुछ और कहेगा, पर ऐसे फिर हो जाता है उसमें। ठीक है, साइकोलॉजी में कई बार होता है। साइकोलॉजी में जब टीचर बेचारे की बढ़ाते तो गलत क्यों जाता है? क्योंकि वो चारों में से सर्वोत्तम पूछते हैं। कई सारे सवाल ऐसे होते हैं, परिभाषाओं में गलती नहीं है। गलती कहाँ है? सर्वोत्तम चुनना होता है तब हर विद्वान अलग मानता है। इवन आप देखना आरपीएससी खुद की 3 की में अलग उत्तर आ जाएगा। तो इस जगह थोड़ा सा, और आप ऐसे डरने की जरूरत नहीं है, ऐसे पूरे पेपर में 1-2 प्रश्न होते हैं, वो कोई मेरिट को इफेक्ट नहीं करते, पढ़ने वाला आराम से उसमें से पोस्ट निकाल देता है। अब जल धाराओं की अगर मैं प्रभाव की बात करूं तो सबसे बड़ा प्रभाव ये है कि वो पूरे इस पूरे विश्व का, यूं कहिए कि जो मानसून जो जलवायु है इसको सीधा प्रभावित करता है। एक तो ये जलवायु को प्रभावित करता है, मैं इसके शॉर्ट में लिख लेता हूं फिर आपको लिखवा देता हूं। एक तो ये किसको प्रभावित करता है? मानसून जलवायु को प्रभावित करता है। ठीक है, ठंडी पवनें जहां जाती है वहां मानसून जलवायु को बिगाड़ देती है, और गर्म पवनें जहां भी जाती है ये मानसून और जलवायु को बना देती है। तो आपने देखा होगा कि जैसे जितनी भी गर्म जलधाराएं हैं उनके तटों पे बारिश होती है, और जो ठंडी जलधाराएं हैं वहां पे बारिश का अभाव होता है। एक तो ये काम करती है। दूसरा, पूरी सागरों के लवणता को बैलेंस करती है, लवणता का संतुलन करती है। कई कई जगह लवणता अधिक है, कई जगह लवणता कम है। तो जो 0 डिग्री की जलधाराएं जब ऊंची जाती है तो वो वहां की लवणता को कम करती है, ऊपर से जो नीचे आती है वो लवणता को बढ़ाती है। ऐसे लवणता को बैलेंस किया जाता है। और समुद्रों की औसत लवणता कितनी है? कितनी है? 100 ग्राम पानी लिया हो तो 100 ग्राम पानी में कितना ग्राम लूण बने दार है? लूण इसके ठीक है, जाड़ो रो मीठ हो गया करे कितना बनेगा? 35 ग्राम के आसपास। तो इसकी औसत लवणता जो है वो 35% के आसपास मानी जाती है। एक बार फिर भी देख लेना आप, लेख क्या लेना आप, मैं ही देख लेता हूँ। अब उन्नति सुविधा दी है मार हमारे लिखनों की है, वो बताओगे। एवरेज सलाइनिटी ऑफ ओशियन, ऐसे है ना? ऑफ ओशियन, हाँ सही है, 35% है ना? तो 35% औसत लवणता होती है इनकी। अब ये जलधाराएं जहां जहां जाती है, अधिक लवणता वाले क्षेत्रों की लवणता कम करती है और कम वालों का बढ़ा देती है। तो ये संतुलन स्थापित करती है। इसके अलावा अगर अपन देखें तो ये आपके बंदरगाहों को खोलने और बंद करने का काम करती है, तो व्यापारिक क्षेत्रों को प्रभावित करती है। कैसे? एक तो ये आपके मत्स्य उत्पादन, ग्रैंड बैंक वगैरह, और दूसरा बन जाता है आपके बंदरगाहों पर, क्योंकि गर्म जलधाराएं जहां जाती है वह बंदरगाहों को सर्दियों में भी खोल के रखती है। जैसे नॉर्वे, रेनेल की जलधारा पूरे यूरोप के बंदरगाहों को खोल के रखती है, और वहीं ठंडी जलधाराएं बंदरगाहों को गर्मियों में भी बंद करवा देती। एक ये कारण हो जाता है, इसका प्रभाव हो जाता है। इसके अलावा अगर अपन इसके प्रभाव देखें तो ये जलधाराएं जो है वो जल रास्ते का भी निर्धारण करती है। कहां से कहां जाना है, जलधाराओं के सहारे सपोर्ट मिल जाता है। जो रास्ते हो गए, ठीक है, तो जलवायु होगी, मानसून, लवणता, व्यापार संतुलन, रास्तों का निर्धारण, ये सारे प्रभाव है हमारे किसके? जलधाराओं के। बस इतना ही है। इसका सीधा सा सरल सवाल आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम या प्रभाव ठंडी जलधाराओं का है, निम्नलिखित में से कौन सा गर्म जलधाराओं का है। ठीक है, तो आप प्रभाव लिखिए, 2-4 लाइनें पहले लिख लो। सबसे पहले लिखिए कि महासागरीय जलधाराएं संपूर्ण पृथ्वी को प्रभावित करती है। पहला,
प्रभावित करती है जो निम्न बिंदुओं से समझा जा सकता है। अच्छा, तापमान को भी संतुलित करती है, ठीक है ना। पहला पॉइंट लिखोगे कि जल धाराओं के क्षैतिज प्रवाह के कारण, जल धाराओं के क्षैतिज प्रवाह के कारण, क्षैतिज प्रवाह के कारण ऊष्मा का संतुलन होता है। ऊष्मा का संतुलन होता है। कैसे? ठंडी जलधारा जहां जाएगी वो तापमान को क्या कर देती है? कम। गर्म जाती है वो तापमान को क्या कर देती है? बढ़ा देती है। तो हीट बैलेंस हो जाता है। ऐसे स्थान नहीं रहते कि जहां अधिक है वहां अधिक ही तापमान रहेगा, गर्म वाले स्थान पे, सॉरी ठंडे वाले स्थान पे तापमान हमेशा ठंडा रहेगा। ये फिर क्या इम्बैलेंस हो जाता है। तो ठंडे वाले को अगर गर्म किया जाए, गर्म को ठंडा किया जाए तो वो क्या हो जाता है? संतुलन। जैसे अपन नॉर्वे की जलधारा ले लो या अल्यूशियन की जलधारा ले लो, ये क्या करती है? ये ऊपर जाके तापमान को बैलेंस कर देती है। वहां बहुत कम तापमान है, ये जाके तापमान को बढ़ा देती है। तो ऊष्मा का क्या हो जाता है? संतुलन हो जाता है। दूसरा पॉइंट लिखिए, लवणता को संतुलित करती है। अब ये लिखवाने की जरूरत नहीं है ना आपको उसमें तापमान वाले में कि 0 डिग्री से जाने वाली तापमान बढ़ाती है, ध्रुवों से आने वाली तापमान घटाती है। ये बातें हमने इतनी समझ ली है कि अब वापस लिखने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा पॉइंट लिखोगे कि लवणता को संतुलित करती है, ठीक है। इसमें नीचे लिख लीजिए, एक लाइन ऐड कर दीजिए कि सागरों की औसत लवणता 35% है। 35% है। कोष्टक में लिख लो कि 100 ग्राम जल में 35 ग्राम नमक। सागरों की औसत लवणता 35% है। %35 है। सामान्य भाषा में आप कोष्टक में डाल सकते हो कि 100 ग्राम अगर सागरीय जल लिया जाए तो औसतन 35 ग्राम नमक उसमें बन जाता है। आप सोचिए कितना खारा पानी होगा। 100 ग्राम पानी के अंदर 35 ग्राम नमक, कहना जोरदार तरीके में पाए हुए हैं तो वो मर जाओ ऐसे ही। इसलिए ये लोग क्या करते थे? काले पानी की सजा देते थे ना, तो ऐसे समुद्रों के बीच की जेल में डालते थे कि वो भाग भी जाए ना तो भी सागर को पार नहीं कर, प्यास से मर जाता था। सागरों में रह के वो प्यास से मरता था। पीने का पानी नहीं था, है? फिल्टर करे पिए। अभी बीच में मॉरिशस के अंदर, मॉरिशस में पानी है नहीं, तो वो सारा सागर के पानी को लवणता हटा के पीते हैं। तो बीच में क्या प्लांट में आग लग गई। प्लांट में आग लगी तो मॉरिशस में छोटो ही नहीं, गरी काली बुरा तरह हालत खराब है। हो पानी नहीं है तो आदमी बेचैनी सी मर जाता है, भले नहीं चाहिए तो भी मर जाता है। पानी है ही नहीं घर में के। और जितने पानी की जरूरत वाले काम होते हैं ना वो फटाक से एक्टिव हो जाते हैं। अगर कोई नहीं गए ना पानी नहीं है तो आदमी दिन पूरा चला ले, कह दिया ना पानी नहीं है, वरना तो हमें तरह लागूड़ी है। अच्छा मार तो मैं बाथरूम जाना है। अच्छा तने है हमें कौम याद आया है। फिर हमने भारत ने एक जहाज भेजा, बिसलरीन हैंगे जितना भी है रेलवे रान पानी आवे 10 रुपये बोतलों, कार्टून भेजे, एक जहाज भेजो। अब जहाज में की भेजू बताओ। तो जापान वालों ने इंजीनियर भेजे कि मशीन सही कराओ। इंजीनियर ने जाके मशीन सही की, तब जाके पानी की सप्लाई चालू हुई। और जेड़ तक अपनो जहाज पूगो न, जेड़ तक हमारी मशीन सही होगी। कर दे पाछो ले जाओ भाग। आराम पीता आया, टेंशन कहीं होती को। तो जितने भी द्वीपीय क्षेत्र है वहां जल संकट है। देखो चारों तरफ पानी है फिर भी जल संकट है, क्योंकि वहां पे पेयजल नहीं है। मैं ऐसे एक बार 9वीं 10वीं के बच्चों को पढ़ा रहा था, तो मैंने कहा 70% पृथ्वी का 70% भाग है वो जल का है।
तुम्हारे साथ पानी संकट कौन करे, पानी संकट यो है वो पीने जड़ो है कौन। अच्छा हाँ ठीक है, समझ में आयो। हाँ समझ में आयो, लिख लो समझदार। लिखो आगे लिखो। तो सागरों की औसत लवणता कितनी है? 35%। ये सवाल ऐसे सीधा फैक्चुअल परीक्षा में पूछ लेते हैं। औसत लवणता 35% है। जल धाराएं इसी बिंदु में लिखना है। अधिक लवणता वाले क्षेत्रों की लवणता कम करती है, अब उसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हो। ध्रुवीय क्षेत्र भूमध्य रेखीय जलधाराएं भूमध्य रेखीय जलधाराएं उत्तरी अक्षांशों की लवणता को कम करती है या बढ़ाती है? ध्रुवों पे लवणता कैसी है? अधिक है ना। तो 0 डिग्री से जो जल धाराएं जाएगी वो उसको क्या करेगी? कम करेगी। और 0 डिग्री से जो नीचे से जल धाराएं आती है क्रीपिंग के रूप में, वो क्या करती है? 0 डिग्री की लवणता को बढ़ाती है। बैलेंस होता है ऐसे। लिख लो कि भूमध्य रेखीय जल धाराएं ध्रुवीय क्षेत्र या उत्तरी अक्षांशों की लवणता को बढ़ाती है, कम करती है। नहीं ऐसे भूला नहीं हूं मैं, ऐसे मैं टेस्ट कर रहा हूं कि आप ऐसे पूर्ण मन शांत चित्त से लिख रहे हैं या खाली मैं बोल रहा हूं वैसे लिख रहे हैं। अब लवणता की बात हो गई। एक लिख लो कि जल धाराएं जलवायु मानसून मौसम को प्रभावित करती है। जलवायु मानसून मौसम है कि नाम लिख लो, को प्रभावित करती है। गर्म जल धाराएं वर्षा का कारण बनती है, वहीं ठंडी जल धाराएं शुष्कता तथा मरुस्थल का कारण बनती है। गर्म जल धाराएं वर्षा का कारण बनती है, आर्द्रता लाती है वैसे, और ठंडी जल धाराएं जो है वो शुष्कता और मरुस्थल का कारण बनती है। शुष्कता व मरुस्थल का कारण बनती है। इसके अलावा एक और पॉइंट लिख लो, लवणता जलवायु मानसूनाव। जल धाराएं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को भी प्रभावित करती है। हमने लिखा था ग्रैंड बैंक कहां पे है, किस जगह पे? न्यू फाउंडलैंड का नाम लिखा था ना। कल एक बच्चा प्रश्न पूछ रहा था कि एनटीपीसी में सर सवाल आया कि लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम मिलती है, वो जगह कौन सी है जहां मछली उत्पादन केंद्र बनता है? ग्रैंड बैंक ऑप्शन में नहीं था, न्यू फाउंडलैंड ऑप्शन में था। लिखा तो है मेरे हिसाब से, तो नाम लिखा है। मैं खुद बोर्ड वहां लिखियो थे, नहीं लिखियो थारी गलती, मार लिखियो बोर्ड तक पीपीटी डिलीट हुई है कौन? है दीप लिखा है, दीप के पास में ऐसा न्यू फाउंडलैंड नहीं लिखा। हाँ ऐसे लिखा ना, कितना बढ़िया लिखा, देखो तो सही। न्यू फाउंडलैंड द्वीप हैंग लिखा हो। हाँ अब आगे लिखो, एक और लिख लो, व्यापार को प्रभावित करती है। अब देखो व्यापार को 3 तरह से प्रभावित करती है। एक तो ये मछली उत्पादन केंद्र बनाती है, ठीक है, जहां जहां ठंडी और गर्म जल धाराएं आपस में मिलेगी वहां आदर्श स्थितियां होती है मछलियों के वहां पे पलने की। दूसरा, बंदरगाहों के लिए भी फायदेमंद भी होती है और
नुकसानदायक भी होती है। अगर गर्म जलधाराएं हैं तो वो फायदे होती है, और अगर ठंडी जलधारा है तो वो नुकसान करती है। व्यापार को तो प्रभावित कर ही रही है, हमने ये थोड़ी लिखा व्यापार को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। और तीसरा, जल रास्ते, समुद्री मार्ग भी क्या करता है, व्यापार का कार्य करता है। तो ये तीनों चीजें जो है इससे प्रभावित होती है। ठंडे मामले में ये तीनों ही खराब है, गर्म मामलों में तीनों ही सही है। क्योंकि ठंडी क्या करती है, ऊपर से बर्फ जमा देती, मछलियां सारी नीचे चली जाती है, तो मछली उत्पादन सीधा प्रभावित होता है नेगेटिव रूप से, एडवर्स इफेक्ट। गर्म जलधाराएं पानी को पिघला देती, मछलियां सारी बाहर आ जाती, પછી आराम होवन ले जाओ ना। बाकी आखिर हूँ कहूँ मैं ब्राह्मण हूँ, हम ऐसे गंदा काम यूज नहीं करते, नाम थे भले खाओ या। हाँ, तो व्यापारिक प्रभावित करती है। पहला लिखो, मत्स्य उत्पादन केंद्र बनाती है, नाम तो हमने ऑलरेडी लिख लिए सारे। मत्स्य उत्पादन केंद्र बनाती है, कोष्ट में लिख लो, जहां ठंडी और गर्म जलधारा मिलती है। ठीक है, मत्स्य उत्पादन केंद्र बनाती, कोष्ट में लिख लो, ठंडी और गर्म जलधारा जहां मिलती वहां पे। तो फिर ग्रैंड बैंक, डॉगर बैंक और उधर वो लेजर बैंक सब आ जाते हैं। व्यापार में दूसरा बिंदु लिख लो कि बंदरगाहों को सर्दियों में भी गर्म जलधाराएं खुला रखती है और ठंडी जलधाराएं उसको बंद कर देती है। ठीक है, और समुद्री रास्तों का निर्धारण करती है। ये तीनों बिंदु व्यापार में आ जाते हैं। पेज खाली रख लेना, और 4-5 थारे दिमाग में आवे तो थे ही लिख लिया, और दिमाग तो मैं उतर ही जाता क्या पता किताब पढ़ लो, आगे 4-5 बिंदु और कोई मिल जाए। देखो इतने ही नहीं है, लिस्ट लंबी हो सकती है? जलीय जीवों को तो ठीक है, प्रभावित कर सकती है। समुद्र के अंदर रहने वाले जीव तो प्रभावित होती है, और साथ साथ में जैव विविधता भी प्रभावित होती है। ठीक है, लिख लो, जैव विविधता को प्रभावित करती है? फिर भी लिख लो, लाइन लिख लो, ऑप्शन वो आवे तो जैव विविधता को प्रभावित करती है, सागरीय जैव विविधता। और तो ठीक है वर्षा। नहीं, मैं पूछ रहा हूं और क्या प्रभाव पड़ेगा। ठंडी जलधाराएं अपने साथ में बड़ी मात्रा में हिमशैल लाती है, जो कि दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। प्रभाव पड़े को पड़े? हाँ, लिखो, ठंडी जलधाराएं अपने साथ में हिमशैल मतलब बर्फ की चट्टानें लाती है, बर्फ की चट्टानें लाती है, जो कि अक्सर जलयानों की दुर्घटना का कारण बनती है। ठीक है, इत्यादि पाठ हो गया पूरा, जो कि क्या, जो कि कारण बनती है, दुर्घटनाओं का कारण बनती है। टाइड्स, ठीक है, ज्वार और भाटा। ठीक है, पृष्ठभूमि,
इसमें अर्थ पढ़ेंगे, कारण व निर्माण प्रक्रिया। प्रकार उत्पत्ति के आधार पे, आवृत्ति के आधार पे और सिद्धांत। दो सवाल है थारे द्वार बाटे। अड़ो कोई साल नहीं गयो जना, एक या दो सवाल नहीं आया हुई। पछे जो परीक्षक की पृथ्वी न घुमावे है, ओ पृथ्वी को 5 गुना कर दी जाए तो ज्वार कितने टाइम में आएगा। पृथ्वी को रोक के चंद्रमा को 3 गुना कर दिया जाए तो चोरा गंगा जाओ लास्ट में, चोरा चोरे आएंगे वो। पृथ्वी को रोक के चंद्रमा को 3 गुना फास्ट किया जाए तो ज्वार कितने समय बाद में आएगा, वो सवाल आवे। पृथ्वी को फास्ट करके चंद्रमा को रोक दिया जाए तो ज्वार कब आएगा। लास्ट में 5वां ऑप्शन थे, लिख लिया, मन का ईटा कर दिया है और वो भर दिया होगे मां कह दे वे डी ऑप्शन। तो ये भाटा शब्द है गलत, ये खाली हिंदी में कहते हैं इसको, ठीक है। भाटा शब्द भूगोल में है नहीं, भूगोल में खाली ज्वार ही है, उच्च ज्वार निम्न ज्वार, बस। अब ये भाटो बड़ो बना दियो कि चढ़ने को ज्वार उतरने को भाटा, ठीक है, बस इतना ही है इसमें। लिख लिया। अब पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं, फिर इसको लिखने का काम करेंगे। देखिए, मैंने आपको बात बताई थी कि महासागरीय जो संचरण है ये 2 टाइप का होता है, एक क्षैतिज, एक आपके ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज संचलन महासागरीय जल धाराओं के रूप में होता है और ऊर्ध्वाधर संचलन होता है ज्वार के रूप में, टाइड्स के रूप में। अब आप इसको ऐसे समझिए कि समुद्री भागों से, सागरीय क्षेत्रों से ज्वार और ये घटनाएं सारी सागरों की है, पृथ्वी में मत लाना इनको, पृथ्वी पे इसको मत लाना। हाँ, जितने बड़े सागर है, कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर, इन छोटे सागरों में सामान्य ज्वार आते हैं, लेकिन है सारे के सारे जलीय क्षेत्र। अब होता क्या है कि सागरों का जल जब ऊपर उठता है, ऊपर मतलब ये नहीं है कि 2-4 किलोमीटर ऊपर जाएगा सुनामी की तरह, नहीं। ऊपर उठने का मतलब है 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, इससे ज्यादा ऊपर नहीं उठता। तो समुद्र का जल 10 से 15 मीटर, 20 मीटर तक ऊपर उठता है। कारण क्या है, वो कारणों में देखते हैं। इसे कहते हैं उच्च ज्वार, मतलब पानी का उच्च होना, और वापस थोड़ी देर समय बाद में धीरे धीरे वापस पानी नीचे बैठना शुरू होता है। इतना जल्दी ऐसे नहीं होता नीचे है ना, थोड़ा टाइम लगेगा। पानी एक बार ऊपर उठता है, ऊपर उठने का मतलब ये आप मत समझना कि जैसे कोई गिलास भरी हुई और मैं है जर जाऊं ऊपर कर दूं, ये उच्च ज्वार निम्न ज्वार, ऐसे नहीं है। पानी ऊपर आता मतलब तल पूरा ऊपर उठता है। जल का जो तल है ना, ये पूरा जल ऐसे ऊपर आता है। समझ गए बात आपको? नाव चल रही है तो वो भी ऊपर उठेगी ऐसे। ज्वार के समय जनरली नावें जाती नहीं, क्योंकि ज्वार का टाइम फिक्स होता है, ज्वार का टाइम फिक्स होता है। वो जल का तल पूरा ऊपर उठता है, 12 घंटे 26 मिनट लगभग लगते हैं ऊपर उठने में, फिर 10-12 घंटे में वापस वो नीचे आता है। तो इस तरह से कुछ ऐसे स्थान है जहां 6 घंटे में काम हो जाता है। तो इसका टाइमिंग ऐसे फिक्स नहीं कि कितने घंटे में ऊपर जाएगा, कितने में नीचे आएगा, वो हम सारी इस प्रक्रिया में समझेंगे आगे। तो जिस तरह से सागरीय जल का
तल ऊपर उठना, ये कहलाता है उच्च ज्वार, क्योंकि सागर के जल का तल ऊपर उठ जाता है, इसलिए हम कहते हैं उच्च ज्वार। और वापस थोड़े समय बाद में नीचे जाता है, बराबर नहीं होता, नीचे जाता है। जैसे मान लो कि हम यहां बैठे हैं, जैसे अब ऐसा मानते हैं कि ये मीन सी लेवल है। मीन सी लेवल मतलब माध्य सागर स्तर बच्चों जच्चो कौन मारता। मीन सी लेवल मतलब सागर जल का स्तर, समुद्री वो लिखिड की लिखिड है रेलवे स्टेशन बात है, हाँ? सागर तल से ऊंचाई ऐसे लिखा हुआ, हाँ सागर तल, सागर तल ले लो, सागर तल। इसे भूगोल की भाषा में मीन सी लेवल बोलते हैं, सागरीय सतह का माध्यम, ठीक है, सागर तल बोलते हैं सामान्य भाषा में। और इंग्लिश में ज्योग्राफी में इसको मीन सी लेवल, मीन मूड मीडियन पढ़ियो। मीन मतलब की माध्यिका, माध्यिका मतलब बीच का मान तो મને ગણિત આવે, મારે बीए में इकोनॉमिक्स में स्टेटिस्टिक्स रही हुई है, थे ना, मैंने खूब सारा पढ़ा उसको। अब तो क्या है कि छोड़े हुए 14 साल हो गए ना, तो अब मैं भूल गया हूं। मीन सी लेवल, सी लेवल का मतलब है सागर की सतह या सागर का तल का बीच का लेवल, माध्य लेवल। अब सागर तल से जल जैसे यहां से किसी कारणवश जल का तल ऊपर हो जाए तो हम उसको कहते हैं ज्वार, उच्च ज्वार। क्या कहेंगे? उच्च ज्वार। फिर वापस जल का तल नीचे होगा, इसे हम कहते हैं निम्न ज्वार। क्या कहते हैं? निम्न ज्वार। उच्च ज्वार को हम ज्वार ही कहते हैं, निम्न ज्वार को हम भाटा कहते हैं। कि तो अनर्थ हुआ सर, उच्च ज्वार और निम्न ज्वार को हमने ज्वार और भाटा, ए है भाटा और ए है ज्वार। परीक्षा में ऐसे आएगा नहीं कि भाटा किसे कहते हैं, परीक्षा में आएगा कि उच्च ज्वार और निम्न ज्वार का क्या मतलब है। उच्च ज्वार जब जल का सतह ऊपर उठ जाता है, निम्न जल ज्वार का मतलब है कि सतह औसत से नीचे चला जाता है। जैसे मानो कि 10वीं में 50% किसी के बनते हैं, अपन मानते हैं मीन सी लेवल, इससे किसी के ऊपर बने हैं उच्च ज्वार आ गयो घरे, नीचू आ गयो निम्न ज्वार। अब उच्च ज्वार और निम्न ज्वार की परिभाषा पता चल गई। अब आप इसको ऐसे समझिए, मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूं। हाँ, अब हमारे इसका यूज होगा, ठीक है। अब हुआ क्या है, देखिए कुछ स्थितियों में जब भी आपके जल का तल ऊपर उठता है तो मान लो मैक्सिमम यहां तक आ गया, जल का तल ऊपर उठ के यहां तक आ गया। कुछ स्थितियों में जल का तल यहां आ गया, तो इसे हम क्या कहेंगे? निम्न ज्वार। इसे क्या कहेंगे? उच्च ज्वार। तो एक प्रकार से ये मान के चलो, मान लेते हैं कि ये 60 मीटर ऊंचा है, मान लेते हैं 60 है, नहीं क्यों माने, 20 मीटर ऊंचा है। और ये मान लेते हैं कि 20 मीटर नीचे चला गया, ठीक है, 20 मीटर नीचे चला गया। अब इनके बीच का जो स्थान है इसे हम कहते हैं मीन सी लेवल, सागर तल। अगर आपसे पूछे कि सागर तल किसे कहा जाता है, तब आप कहोगे उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के बीच का बिंदु क्या कहलाता है? सागर तल कहलाता है। बात समझ में आई को आई? सागर तल हर जगह का अलग अलग माना जाता है। भारत में भी सागर तल की गणना की जाती है। ये जो 162-65 मीटर लिखे हुए आते हैं ना, ये हमारे सागर तल को कैसे ज्ञात करते हैं? उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के बीच का जो बिंदु है, उस बिंदु से जैसे ही पानी ऊपर जाएगा, जितना जाएगा उस उच्च ज्वार कहलाएगा, जितना नीचे जाएगा उसे हम निम्न ज्वार कहते हैं। तो उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के बेस पे हम सागर तली ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो मीन सी लेवल ज्ञात किया जाता है। मीन सी लेवल क्यों कहते हैं?
क्योंकि साल भर ये ज्वार भाटा आता रहता है। कभी कभार ऊपर होता है, कभी कभार ज्यादा ऊपर होता है, कभी कभार थोड़ा ऊपर होता है, कभी कभार ज्यादा नीचे जाता है, फिर पूरे साल का औसत निकाला जाता है। माध्य में क्या करते हैं? औसत निकालते हैं। पूरे साल की इन ऊंचाइयों की स्टडी करके औसत निकाल के तय कर लिया गया है कि हमारा भारत का ये सी लेवल है। समझ गए बात को? अब जो सी लेवल से जितना ऊंचा है, जब तक उतने मीटर पानी नहीं आएगा तब तक वो क्षेत्र डूबेगा नहीं। जैसे बाड़मेर 162 मीटर ऊंचा है। 162 लिखा रेलवे स्टेशन पे, 62 है मेरे हिसाब से, है 162 है शायद। मतलब 162 मीटर जल का स्तर नहीं बढ़ेगा ना, तब तक बाड़मेर नहीं डूबेगा। 162 मीटर जल बढ़ाना है। बोलो थैंक यू। 162 बढ़े को नहीं, मैं डूबा कौन इत पानी कौन आवे तो 162 क्यों टेंशन लेते। और जो तटवर्ती क्षेत्र है वो सागर तल से कम ऊंचे हैं। कुछ द्वीप ऐसे हैं प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, जो मुश्किल से मीन सी लेवल से 5 मीटर 7 मीटर ऊंचे रहे हैं। उन्होंने अपनी राजधानियां बदल दी है, उन्होंने अपनी जनता को दूसरे देशों में शिफ्ट करना शुरू कर दिया है, क्योंकि उनको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण ऊपर से जल निरंतर बढ़ता जा रहा है, बर्फ पिघल रही है और मीन सी लेवल लगातार ऊंचा हो रहा है। और मीन सी लेवल अगर ऊपर होता गया तो वो 5 मीटर जो जल स्तर से ऊंचे हैं वो द्वीप क्या हो जाएंगे? जलमग्न हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जलमग्न हो जाएंगे। अब अगर अपन लक्षद्वीप की बात करें, मुश्किल से 5-7 मीटर ऊंचे हैं ये। अब अगर ये जल लगातार नदियां बढ़ती गई, पीछे से हिमानियां पिघलती गई, तो नदियों का जल जैसे जैसे अधिक होगा, तापमान बढ़ेगा, वाष्पीकरण बढ़ेगा, वर्षा ज्यादा होगी, वैसे वैसे समुद्र का जल स्तर ऊपर होता जाएगा और एक के बाद एक द्वीप डूबना शुरू हो जाएंगे। इसलिए अभी हम जब ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव पढ़ते हैं, फर्स्ट पेपर के अंदर पर्यावरणीय समस्याओं सेगमेंट के अंदर आएगा, जब हम पढ़ते हैं तो आता है कि जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा परिणाम ये निकलेगा कि कई द्वीप डूब जाएंगे, क्योंकि वो सागर तल से बहुत कम ऊंचे बचे हैं। हमारे जैसे क्षेत्र बहुत कम है जो सागर तल से काफी ऊंचे हैं। तो इस हिसाब से हम सागर तल की जो ऊंचाई है इसका निर्धारण कैसे करते हैं? उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के बीच के बिंदु के आधार पर करते हैं। अब कई बार क्या होता है कि उच्च ज्वार तो आ जाता है लेकिन निम्न ज्वार समय पे नहीं आता, या उच्च ज्वार सामान्य रहता है, निम्न ज्वार होता ही नहीं है। उच्च ज्वार चढ़ के वापस बैलेंस पे आ जाता, नीचे जाता ही नहीं है। कई बार ऐसी स्थिति आती है कि उच्च ज्वार भी आता है और फिर उसके बाद में निम्न ज्वार भी आता है। जब उच्च ज्वार और निम्न ज्वार दोनों ही स्थितियां एक साथ हो, मतलब उसके बाद वो हो, तो उसे अपन पूर्ण ज्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण ज्वार। पूर्ण ज्वार किसे कहते हैं? जब उच्च ज्वार भी हो। और अपूर्ण ज्वार किसे कहते हैं? जब केवल उच्च ज्वार हो, निम्न ज्वार की स्थिति ना बने। ऐसा भी होता है। तो अगर पूछा जाए कि पूर्ण ज्वार किसे कहते हैं, जिसमें उच्च और निम्न दोनों ज्वार हो, मतलब अपनी भाषा में कहो तो ज्वार और भाटा बे ही हो तो उसे पूर्ण ज्वार कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, अंग्रेजी में कहा जाता है टाइड्स, मतलब है ज्वार। अब भाटा की अंग्रेजी बताओ। भाटो है कौन? अंग्रेजी आवे क्या? हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स। हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स। भाटो किया मायो तो भाटो अभी हिंदी वाले ट्रांसलेट कियो। स्टोन क्यों बोलो? यहाँ तो भाटेर मतलब आपके दूसरा कोई बना दो, ऐसे थोड़ी होता है ना, वो भाटो है अब मैं आपको एक चित्र दिखाता हूं, यहाँ पे सारी चीज क्लियर हो जाएगी। आप इसको देखोगे तो पता चलेगा ये क्या लिखा है और ये क्या लिखा है। बस इसी लो टाइड को हम क्या कहते हैं? भाटा।
अब ये क्यों बनते हैं ये मैं बात आपको बाद में बताऊंगा। ये यहां ही क्यों लिखा है, ये यहां क्यों नहीं लिखा, इसका कारण भी मैं बताऊंगा आपको। जब चंद्रमा पानी को खींचता है अपनी तरफ तो यहां जल ऊपर उठ जाता है, इसे हाई टाइड कहते हैं। जब जल यहां ऊपर उठता है तो कहीं तो कम पड़ेगा ना, कहां पड़ेगा, इधर से। भाई कोई आपके पास में कोई दड़ी है, दड़ी मतलब बॉल रबड़ वाली, इधर से अगर बाहर निकालेंगे बल्ज के रूप में तो बीच में से वो सिकुड़ जाएगी। पृथ्वी ऐसे अंडाकार क्यों हुई, बीच में से आगे खिसकी तो ध्रुव संकड़े हो गए। इधर जैसे पानी खिसका तो ये पानी अंदर आ गया नीचे की तरफ, तो ये सी लेवल से पानी जैसे ही नीचे गया तो यहां है वो लो टाइड आ गया, और यहां क्या हो गया, हाई टाइड। अब पानी नीचे खिसकेगा तो एक तरफ नहीं जाता, दूसरी तरफ भी आ जाता है, तो यहां अपने आप ही हाई टाइड बन गया। इसे कहते हैं पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण हाई टाइड बन गया। तो एक ही समय पूरी पृथ्वी पर दो स्थानों पे हाई टाइड रहता है, और वो दोनों स्थान एक दूसरे के विपरीत होते हैं, जस्ट विपरीत। जस्ट विपरीत मतलब एंटीपोडल पॉइंट आप कह सकते हो, और ठीक उसके 90 डिग्री पर लो टाइड होता है। फिर ये भाग घूम के और जब आपके चंद्रमा के सामने आएगा तब यहां हाई टाइड आएगा और यहां पे क्या हो जाएगा, लो टाइड हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 12 घंटे का लगभग टाइम लगता है। यहां हाई टाइड रह गया, अब पृथ्वी का यह भाग घूम के जब चंद्रमा के सामने आएगा तब यहां पे क्या होगा, हाई टाइड। यहां पे आने में उसको 6 घंटे कम से कम लग जाते हैं, 24 घंटे में चक्कर निकालता है पृथ्वी पूरा, तो ये भाग यहां आएगा 6 घंटे में, तो 6 घंटे में यहां हाई टाइड आ जाएगा। समझ गए बात को। 6 घंटे बाद यहां लो टाइड आएगा, 6 घंटे बाद यहां लो टाइड आ जाएगा, यहां 6 घंटे बाद वापस हाई टाइड हो जाएगा। 6 घंटे और 13 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा लगेगा। एक्स्ट्रा यूं लगेगा कि पृथ्वी आएगी तब तक चंद्रमा थोड़ा आगे खिसक जाएगा चंद्रमा थोड़ा आगे खिसक जाएगा, इसलिए हम 6 घंटे 13 मिनट का टाइम बोलते हैं। क्या सांस ले लो आराम से, सांस रोकी हुई थी कई टाइम डिस्टर्ब हो गए, हाँ लेने चक्कर में कई बार होता है ऐसे, जोर से सांस लेते डिस्टर्ब हो जाता है, फिर धीरे धीरे ले। जब हम पढ़ाई में खो जाते हैं तब सांस लेना भूल जाते हैं। ये पूर्ण एकाग्रता का प्रथम लक्षण है। यूट्यूब पे लोग बोलते हैं एकाग्रचित्तता लाओ, वो इन पूछो एकाग्रचित्तता और मतलब की वह, जब व्यक्ति सांस लेना भूल जाए, व्यक्ति ये भूल जाए कि मैंने लंबे समय से पानी नहीं पिया है, व्यक्ति ये भूल जाए कि उसका मुंह खुला ही है, बंद करने पौधर पड़े, वो व्यक्ति ये भूल जाए कि होठ सूख गए हैं, वापस गीले करने भूल गए। जीभ गीली इसीलिए होती है कि होठों को वापस गीला कर सके, भूल गए हम। बल्कि भूख एडी चीज है तो याद करा दे बेटी, पेट रमाइंदा आवाज करे 2 मिनट रमाइंदा क्या पच पड़ा फिर रोटी खाओ है ना, इसे कहते एकाग्रचित्ता। अगर थारो मन पड़े हुए मोबाइल हूं, अगर लाग रही है कि फ्री आऊं रो, ये एकाग्रचित्ता नहीं है। बाद में पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, इसका मतलब आपका कंसंट्रेशन जैसे हम बोलते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में एकाग्रचित्तता कहते हैं, वो नहीं है। चित्त एकाग्र नहीं है। हमें थे एकाग्र गुड़ा हुआ मैं, हमारी बात ना भी एकाग्रचित्ता होने रहो। ए आगे बात थारा बीजी क्लास में क्यों को है है? ये एकाग्रचित्ता का लक्षण नहीं है। तो लिखे, थोड़ा लिख लें, आज लिखो पाछो समझो। पानी ऊपर उठना उच्च ज्वार, नीचे जाना निम्न ज्वार। ये पूरी बात को समझाने में 1-आधा घंटा लिया हिंदी के चक्कर में, मारवाड़ी में कह दे तो नॉर्मल समझ में आ जाती थारे। पानी ऊपर उठना उच्च ज्वार, नीचे जाना निम्न ज्वार, बस इतना ही है। परिभाषा लिखो। पानी वानी पियो आराम में, टेंशन मत लो, मैं भी भूल गया था। मेरे ऑनलाइन वाले स्टूडेंट मुझे कहते हैं कि सर जब हम आपकी क्लास देखते हैं ना उसमें हिस्ट्री में, तो 1-1.5 घंटा क्लास होती है तो हम भूल जाते हैं कि मतलब पानी भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं। और क्लास चलती बड़ी सिस्टम से है,
रिदम टूटता नहीं मेरा, एक भले मैं 3 घंटे बोल जाऊंगा तो बात कड़ी से कड़ी, कड़ी से कड़ी जुड़ी रहती है। तो आपको लगेगा कि कहीं मैं चूक गया तो कड़ी टूट जाएगी। तो बच्चे कहते हैं सर हम तो पानी पीना भूल जाते, फिर क्या मैं खुद पीता हूँ 10-15 मिनट बाद। तो ओके मैं ही गुड्डी भर देनी बोतल रखो यहाँ जाए थे पी उठन में यहाँ थे राखते मैं फट देने कहीं आगे जावन के थे। ये स्थिति है, सही बात बता रहा हूँ। ऑनलाइन में ऐसा होता है, ऑफलाइन में तो ऐसा होता नहीं है क्योंकि मैं खूब टाइम देता हूँ। ऑफलाइन तो अलग ही क्लास है, क्लास तो ऑफलाइन ही होती है, ऑनलाइन तो मजबूरी होती है। परिभाषा लिखिए, महासागरीय जल, महासागरीय जल का ऊर्ध्वाधर संचरण ऊर्ध्वाधर संचरण ज्वार भाटा कहलाता है। ये भाटा शब्द लास्ट बार यूज कर रहा हूं, अब पीछे बार बार नहीं करूंगा, अब एक बार और करना पड़ेगा बस। ज्वार भाटा कोष्टक में लिख लो, टाइड कहलाता है। ठीक है, टाइड कहलाता है। ज्वार को पुनः 2 भागों में विभाजित किया जाता है। दो भागों में विभाजित किया जाता है। 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एरो देख के लिख लो, उच्च ज्वार और निम्न ज्वार। एरो देख के लिखना इस टाइप से, उच्च और निम्न। हाई टाइड और लो टाइड। ठीक है, हाई टाइड और लो टाइड। उच्च ज्वार के नीचे लिखोगे लिखना, उच्च ज्वार में लिखना कि जब सागरीय जल विभिन्न कारणों से, कारण क्या है अपन कारणों में लिखेंगे, विभिन्न कारणों से, वैसे 3 ही कारण हैं, सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति और पृथ्वी की घूर्णन गति। ज्वार भाटे का चौथा कारण है ही नहीं, सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति और पृथ्वी की, बस चौथा कारण है ही नहीं। वो तीनों कारण अपन उत्पत्ति के कारणों में पढ़ेंगे, है ना। जब सागरीय जल विभिन्न कारणों से समुद्र तल की औसत ऊंचाई से, समुद्र तल की औसत ऊंचाई, कोष्टक में लिख लो MSL, मीन सी लेवल, MSL मीन MEAN सी लेवल, ये बताना पड़े। सी लेवल टावर परीक्षा देना हुआ कॉलेज में, रोल नंबर है क्या, अंग्रेजी में लिखना होगा। इंग्लिश लिटरेचर रहा बच्चा, 90% बच्चों के रोल नंबर गलत लिखे हुए होते हैं। हिंदी शब्द तो ठीक लिखे हैं, अंक तो, शब्द नहीं लिखते, न हिंदी में लिखने को है न अंग्रेजी में लिखने। बताओ, ये हाल है इनके। आधा बच्चा हिंदी में लिखे, शुरुआत तो अंग्रेजी में करे, लास्ट में जाते जाते 46 तो एडी की जरूरी रहती 46 तो स्टार्टिंग में लिखना हो तो आगे में शुरू कर दे। तो मेन सी लेवल लिखियो, नहीं लिखियो तो हमें कहो कर दे MSL। ठीक है, क्योंकि ये शब्द मैं इसलिए लिखवा रहा हूं कि परीक्षक जब प्रश्न करता है तो वो सागर तल जैसे शब्द यूज नहीं करता, वो मीन सी लेवल, माध्य सागर सतह, ऐसा शब्द आएगा कि जब महासागरीय जल सागर तल से या मीन सी लेवल से ऊपर उठता है
ऊपर उठता है तो उसे उच्च ज्वार कहा जाता है। तो उसे उच्च ज्वार कहा जाता है। उच्च ज्वार कहा जाता है। अब निम्न ज्वार में लिखोगे, निम्न ज्वार में लिखना जब जब महासागरीय जल MSL से नीचे की ओर जाता है तो उसे निम्न ज्वार कहा जाता है। ठीक है, निम्न ज्वार कहा जाता है। इसके नीचे पूरी फुल लाइन में लिखना, बस ये इतना ही था, फुल लाइन में लिखना। तो उच्च ज्वार की अधिकतम ऊंचाई, उच्च ज्वार की अधिकतम ऊंचाई उच्च ज्वार की अधिकतम ऊंचाई तथा न्यून या निम्न ज्वार की न्यूनतम निचाई, या निचाई लिख लो, गहराई लिख लो, निचाई होता है, गहराई लिख लो। निम्न ज्वार की न्यूनतम गहराई, सॉरी अधिकतम गहराई, गहराई आएगा फिर अधिकतम आएगा, अधिकतम गहराई अधिकतम गहराई के योग को ज्वारीय परास कहा जाता है, टाइडल रेंज कहा जाता है। ज्वारीय परास टाइडल रेंज कहा जाता है, ज्वारीय परास कहा जाता है। ठीक है, ज्वारीय परास कहा जाता है। मैं समझाता हूं आगे। ज्वारीय परास कहा जाता है। ज्वारीय परास का मध्य बिंदु, ज्वारीय परास का मध्य बिंदु MSL मीन सी लेवल कहलाता है। मीन सी लेवल कहलाता है, या औसत सागरीय जल स्तर कह सकते हो आप। मीन सी लेवल कहलाता है, जो कि सागर जल की औसत सतह मानी जाती है, जो कि सागर जल की औसत सतह मानी जाती है। ठीक है, जो कि सागर जल की औसत सतह मानी जाती है। अब मैं इसको समझा देता हूं एक बार। देखो, परास का मतलब क्या होता है? रेंज। रेंज का मतलब क्या होता है? रेंज का मतलब ये होता है, मैं एक सामान्य उदाहरण देके समझाता हूं। जैसे आपको कोई कहे कि आप अधिकतम कितने नंबर ला सकते हो, तो आप कहोगे कि 500 में से 400, 380 तक सर ला सकता हूं, न्यूनतम बे हो मैं ऊपर लाई इसके। अब ये आपकी रेंज है 200 से 380। आपने कहा कि अधिकतम मैं कितना ला सकता हूं या ला सकती हूं 380, और मिनिमम कितना 200। ये 380 से 200 के बीच का आपके जो पूरा का पूरा क्राइटेरिया है, ये क्या कहलाता है? परास कहलाता है। ये पूरा परास है, आपकी रेंज है आपकी। अब इसके बीच का जो आपके बिंदु आएगा,
वो है औसत बिंदु। वो क्या बिंदु है? औसत बिंदु। अब देखिए, अब उच्च ज्वार मान लेते हैं, ये उच्च ज्वार है, 380 मीटर ऊपर चला गया। मान लेते हैं कि ये निम्न ज्वार है। तो उच्च ज्वार और निम्न ज्वार की बीच की कुल जो दूरी है, ये एक प्रकार से परास कहलाती है। क्या कहलाती है? परास। अब मान लेते हैं कि यहां पे हम लिख रहे हैं 6 मीटर ऊंचा, ये लिख रहे हैं 6 मीटर नीचा। तो इसकी परास है 6 और 6 12 किलोमीटर की। रेंज कितनी है टोटल? 12 किलोमीटर। और 12 किलोमीटर की रेंज है, मतलब आपके अधिकतम ऊंचाई और अधिकतम निचाई, इन दोनों के बीच की कुल दूरी कितनी है? 12 किलोमीटर। ये 12 किलोमीटर है टाइडल रेंज, मतलब इस इतने मीटर में ही पानी प्रभावित होगा, गति करेगा। कितने? 12 मीटर। 6 मीटर ऊपर जाएगा, 6 मीटर नीचे जाएगा, तो 12 मीटर गति होगी। ये है टाइडल रेंज। ज्वार की क्या है? ये परास है, ये ज्वार की रेंज है। और इसके बीच का बिंदु 12/2 कर दो, 6 मीटर आ जाएगा MSL। मतलब ये हुआ कि समुद्र की जो औसत सतह है, यह आपकी नीचे से 6 मीटर मानी गई है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे दो शब्द आए हैं, टाइडल रेंज और मीन सी लेवल। तो हम कहते हैं कि उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के बीच की कुल दूरी क्या कहलाती है? परास कहलाती है। और इसका बीच का बिंदु क्या कहलाता है? मीन सी लेवल। मीन मतलब मध्य का स्तर। किसके मध्य का? उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के बीच का स्तर। ये सामान्य लेवल हम मानते। अब देखो, आप मुझे ये पूछ सकते हो, सर ये 6 मीटर कहां से? तब मैं कहूंगा कहां से? मीन सी लेवल से। ये 6 मीटर नीचा कहां से? मीन सी लेवल से। समझ गए बात? यहां अपन अगर 8/8 करते तो 16/2 8 मीटर आता, तो मीन सी लेवल से 8 मीटर ऊंचा और 8 मीटर नीचा हो जाता। ठीक है ना? इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। तो मैंने लिख लिया है, ज्वार ये परास MSL, ये निम्न ज्वार, ये उच्च ज्वार। निम्न ज्वार को हम सामान्य शब्दों में कई बार क्या कहते हैं? भाटा बोल देते हैं, जो कि वैसे गलत है ये, लेकिन ये है, आप चित्र बना दो उसका। अधिकतम मतलब जल कितना ऊंचा जा सकता है और अधिकतम नीचे कितना जा सकता है, उन दोनों का योग ही क्या है? परास। बना लिया? बस एक पंक्ति पीछे रही, फिर अपन सीधे उत्पत्ति के कारणों पे आएंगे, कल पढ़ेंगे कारण। छह बजे आना आपका ना। ये नीचे लिखो। लिख लिया? हाँ हाँ।
कहां पे? नीतल तो नीचे है, अपन सागर तल पर बात कर रहे हैं। तल ही है ये, तली से ऊपर पानी चढ़ा, तली से नीचे उतरेगा। नीतल तो नीचे पड़ा, उसको क्यों चेंज करें? हाँ तो नीचे पानी डाल दो, क्या फर्क पड़ता है। सागर तल का मतलब ये होता है कि सागर के तल का जल उठ रहा है, नीतल तो नीचे, यहां मानो ये नीतल है, ये प्रभाव पड़ता है 10 मीटर तक, ये है पूरा नीतल। अब ये हिल भी नहीं रहा है, प्रभाव कहां पड़ रहा है? नीतल ही ऊपर नीचे हो रहा है, सॉरी तल ही ऊपर नीचे हो रहा है। आप ये कहना चाह रहे हो इसको नीचे ले लें, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको नीचे ले लो, इतनी सी बात है, ये कर लो, ये 6 मीटर इधर कर लो। हाँ हाँ, औसत, ये औसत यहां पे ले लिया हमने। ये लाइन का मतलब ये है, हम ये सामान्य रूप से मान के चल रहे हैं। पानी क्या है माथे तो लाख में पड़े, नीतल को तो छोड़ो क्योंकि नीतल प्रभावित हो नहीं रहा है। नीतल पड़ा है नीचे 15 किलोमीटर, मेन सी लेवल मड़ी बता तो दियो, ए पड़ी वी जगह है, ए ती जगह मेन सी लेवल है, पर केत बताओ वो ले जाए, बताओ था ये क्या है। यहां पे ये रेंज 6 मीटर 6 मीटर, ये मेन सी लेवल है, बता तो दिया, और क्या बताऊं मैंने, ये थोड़ी मेन सी लेवल बताया है। ये सागर तल हम सामान्य रूप से मानते हैं, लेकिन जब ज्वार की स्थिति आती है तो वो ऊपर हो जाता है, ये थोड़ा नीचे आ जाता है। और हमारा ये रहा कि हमने इसके नीचे बनाया नहीं, इतना ही फर्क था, पानी नहीं डाला बस, नीचे थोड़ा पानी डाल देते तो समस्या थी नहीं। ठीक है, ये सागर तल गलती से नहीं लिखा है, ये सही लिखा है, क्योंकि नीतल से ज्वार भाटे प्रभावित नहीं करते, ये मामला ऊपर ऊपर का ही रहता है। एक लाइन लिखो, मैं तो थे डिस्टर्ब किया, मैं तो हूं तुम्हारा लाइन लिखा ही रही हो। तो ऐसे स्थान जहां पर, ऐसे स्थान, ऐसा स्थान, ऐसे स्थान जहां पर उच्च ज्वार के बाद निम्न ज्वार भी आए तो उसे पूर्ण ज्वार कहते हैं। उच्च ज्वार के बाद निम्न ज्वार भी आए तो उसे पूर्ण ज्वार कहते हैं। मतलब ज्वार प्लस भाटा बराबर पूर्ण ज्वार, ऐसे तो ऐसे स्थान जहां पे उच्च ज्वार भी हो और निम्न ज्वार भी हो तो उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण ज्वार बोलते हैं। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो अपूर्ण अपने आप ही हो जाता है। ये हमारा आज की बात हो जाती है, खत्म करते हैं हम। तो देखिए हमने इसकी अर्थ और ये परिभाषा वगैरह देख ली। अब आप हेडिंग दोगे, अरे रुको रुको 5 मिनट तो रुको, आज तो 4 बजे आए, तो 5 बजे आए। उत्पत्ति के कारण तो लिखो, 4 कारण तो लिखवा दें, फिर एक्सप्लेन कर लेंगे, 10 मिनट क्या खराब करो। उत्पत्ति के कारण, कालों का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है भाई। उत्पत्ति के कारण, अब एक नीचे लाइन लिख लो कि ज्वार भाटे की उत्पत्ति के पीछे निम्न कारक जिम्मेदार है। ज्वार भाटे की उत्पत्ति के पीछे निम्न कारक जिम्मेदार है। निम्न कारण जिम्मेदार है, तीनों के पहले नाम लिख लो। ठीक है, चंद्रमा की आकर्षण शक्ति,
सूर्य की आकर्षण शक्ति और पृथ्वी की घूर्णन गति एवं केंद्र अपसारी बल। अब अगर आपसे ये पूछें कि इनमें से सबसे ज्यादा जिम्मेदार कारक कौन सा है, सूर्य की आकर्षण शक्ति, चंद्रमा की आकर्षण शक्ति अथवा पृथ्वी का घूर्णन, तो इसमें पृथ्वी पर आने वाले जितने भी ज्वार है उसका 90% ज्वार चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण आते हैं। सूर्य की आकर्षण शक्ति से ज्वार नहीं आते। आपको नहीं लगता है कि चंद्रमा पृथ्वी की चीजों को आकर्षित करती है, तो ये केवल बल सागरों पे क्यों लगता है, पृथ्वी पे क्यों नहीं लग रहा? लगना तो होना तो ये चाहिए ना कि भाई बंबई में लग नहीं रहा है, बंबई से 4 किलोमीटर दूर एलिफेंटा द्वीप पर लग रहा है। क्योंकि चंद्रमा की आकर्षण शक्ति इतनी शक्तिशाली नहीं है कि स्थल खंड को प्रभावित कर सके। लगता स्थल पर भी है, परंतु इतना ताकतवर नहीं है कि स्थल खंड की कठोरता को वो तोड़ सके। इस वजह से क्या होता है कि स्थल खंड के ऊपर बल लगने के बावजूद भी उसका प्रभाव नहीं पड़ता। तो चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के पीछे लिखो सर्वाधिक खाली बस। और कल हम, अब कल लिख लेना, कॉपी में गाती है तो कहीं गा दे। सर्वाधिक प्रभाव बस।